नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। आज पढ़ेंगे हम लोग एंट्रॉपी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन है। क्लासियस इनइक्वालिटी इज गिवन बाय। क्लासियस का असमानता दिया गया है, जहाँ पे क्यू है आपका हीट ट्रांसफ़र, टी है आपका टेम्परेचर ऑफ द बाउंड्री। तो क्या होता है क्लासियस का असमानता, क्या होता है? यह जो रहता है आपका रहता है कि जो रहता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, यह होना चाहिए आपका लेस आर इक्वल टू आपका जीरो होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू अपन टी जो रहता है, अगर यह जीरो के बराबर हो जाता है, अगर डेल क्यू बाई टी है, अगर यह जीरो के बराबर हो जाता है, तो यह आपका रहता है रिवर्सिबल साइकिल। अगर यह जीरो से कम है तो यह आपका इरिवर्सिबल साइकिल होता है। और अगर जीरो से अधिक हो जाता है डेल क्यू अपॉन टी का मान, तो यह साइकिल का हो जाता है असंभव हो जाता है, यानी कि इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। यह चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए अगर डेल क्यू बाई टी अगर आपका जीरो है तो यह आपका रिवर्सिबल साइकिल होता है। अगर डेल क्यू बाई टी अगर जीरो से कम है तो यह इरिवर्सिबल साइकिल होता है। और डेल क्यू अपॉन टी अगर यह जीरो से अधिक है तो यह इम्पॉसिबल होता है। 181 नंबर क्वेश्चन है कि टीडीएस समीकरण का एक और रूप क्या होता है? अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में साथ पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन एक दूसरा रूप भी होता है टीडीएस समीकरण का। तो टीडीएस समीकरण एक होता है आपका ये वाला जो दूसरा दिख रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, यही आपका होता है एक दूसरा टीडीएस समीकरण। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था वह आपका क्लोज सिस्टम के लिए था, और ये जो आप पढ़ रहे हैं 181 नंबर का क्वेश्चन है, यह आपका ओपन सिस्टम के लिए होता है। तो इसे याद रखिएगा दोनों ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 182 नंबर का क्वेश्चन है, एंट्रापी क्या बताता है? तो यह एंट्रापी क्या है आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जो एंट्रापी रहता है यह आपका एक पॉइंट फंक्शन होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि एंट्रापी इज ए पॉइंट फंक्शन। क्यों? सभी ऊष्मागतिकी गुण जो होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये निकाय के प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग होते हैं। एंट्रापी भी जो रहता है यह आपका थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, और यह आपका क्या है? पॉइंट फंक्शन है। और आपको पता होगा कि एंट्रापी जो रहता है ऊष्मा लेने देने पर निर्भर करता है। अगर आप ऊष्मा देंगे तो उसकी एंट्रापी बढ़ेगी, अगर ऊष्मा निकाल लेंगे सिस्टम से तो उसकी एंट्रापी घटेगी। यह ताप पर निर्भर नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। जो एंट्रापी रहता है ताप पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर पर निर्भर करता है। 183 नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है, आपको बताना है। तो क्या है देखिए, कह रहा है कि इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज जीरो देन साइकिल इज रिवर्सिबल। बिल्कुल सही, हम लोगों ने पढ़ा कि जो डेल क्यू अपॉन टी अगर जीरो होता है तो वह साइकिल रिवर्सिबल होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो तो देन इन साइकिल इज इरिवर्सिबल। बिल्कुल, अगर डेल क्यू अपॉन टी का मान अगर जीरो से कम आ रहा है तो ये आपको उसका साइकिल इरिवर्सिबल होता है। अगर जीरो से अधिक आता है तो वह साइकिल इम्पॉसिबल होता है। तो तीसरा देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन जीरो। अब तो हमने बताया ना कि अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी का मान अगर जीरो से अधिक आ रहा है तो वह साइकिल इम्पॉसिबल होता है, यानी कि ये भी सही बोल रहा है। तो आपकी जाहिर सी बात है, बचा लास्ट वाला, यही वाला आपका गलत ऑप्शन है। तो इसमें पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहे हैं यदि डेल क्यू अपॉन टी के चक्रीय समाकल शून्य से अधिक या समान है तो वह चक्र अनुत्क्रमणीय होगा, रिवर्स, बिल्कुल गलत है। 184 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज। एक उत्क्रमणीय स्थिरोष्म प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होता है, आपको बताना है। तो, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वह जीरो होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी आपका जीरो होता है।
क्योंकि हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह शून्य होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर आपका जो रहता है वह आपका जीरो होता है, क्योंकि ना तो हम उसमें हीट ऐड करते हैं ना तो उससे हीट लेते हैं। तो एंट्रॉपी आपका कांस्टेंट रहता है, इसलिए परिवर्तन जो आएगा वह जीरो आएगा। 185 नंबर क्वेश्चन है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रॉपी इज। उत्क्रमणीय और ऊर्ध्वस्म प्रक्रम के लिए एंट्रॉपी में परिवर्तन कितना होता है? तो उत्क्रमणीय यानी कि ऊर्ध्वस्म प्रक्रम के लिए जो एंट्रॉपी में परिवर्तन होता है वह शून्य होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन जो पढ़ा है वही सेम क्वेश्चन है यह। 186 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू एंट्रॉपी व्हेन ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब एक बंद निकाय अपरिवर्तनीय प्रक्रिया से गुजरता है तो एंट्रॉपी का क्या होता है? तो ये देखिए, अगर कोई भी क्लोज सिस्टम से अगर जा रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रॉपी का मान होता है वह आपका इंक्रीज करेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज करेगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 187 नंबर क्वेश्चन है, विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम विथ टू पार्ट्स विथ एंट्रॉपी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। कौन सा समीकरण सबसे अच्छे रूप में एंट्रॉपी एक्स और वाई के साथ दो भागों वाले निकाय के एंट्रॉपी का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, जो एंट्रॉपी रहता है या एक्स और वाई दोनों का योगफल रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह सीधा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। यह किसी पदार्थ की एंट्रॉपी का जो मात्रात्मक ऊष्मीय गुण है, जो ऊष्मा देने पर बढ़ती है, किसी निकाय की एंट्रॉपी वह भौतिक राशि है जो परिवर्तनीय ऊष्मा प्रक्रम में स्थिर रहता है, इसे यश द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल साइकिल। कौन सा साइकिल इम्पॉसिबल है? तो अभी हम आपको बताए थे कि जो डेल क्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी रहता है, अगर यह जीरो से अधिक आता है तो यह आपका क्या रहता है, साइकिल इम्पॉसिबल होता है। तो जीरो से अधिक कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल साइकिल। ये आपका क्या है, पहला वाला ए ऑप्शन जो दिख रहा है यह आपका रहता है रिवर्सिबल साइकिल, और ये जो सी वाला दिख रहा है यह आपका रहता है इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल रहता है। ये चीज़ वहाँ पे लिखा है कि जीरो से अधिक है तो असंभव होता है, जीरो के बराबर है तो आपका रिवर्सिबल साइकिल, अगर जीरो से कम है तो इरिवर्सिबल साइकिल। 189 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम जिसका आर का मान दिए 287 जूल पर किग्रा केल्विन हवा दो साम्यावस्थाओं, जो पहला है वह 30 डिग्री सेल्सियस और 1.2 मीटर क्यूब का आयतन है, और जो दूसरा है वह 30 डिग्री सेल्सियस पे है और 0.8 मीटर क्यूब के आयतन के बीच एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के माध्यम से चल रही है, तो एंट्रॉपी में परिवर्तन क्या होगा आपको बताना है जूल पर केजी केल्विन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -116.36। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि समतापी प्रक्रम में जो एंट्रॉपी में परिवर्तन होता है डेल्टा एस इक्वल टू आर एल एन V2 बाई V1 होता है। तो इसमें आर का मान 287 दिया है, एल एन का और हो गया, फिर V2 अपन V2 का मान दिया हमारा 0.8 और V1 का मान दिया 1.2। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका -116.36 जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 190 नंबर का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एंट्रॉपी। एंट्रॉपी के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज द डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इट्स रैंडमनेस। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, कि जो निकाय का एंट्रॉपी परिवर्तन इसकी यादृच्छिकता की वृद्धि या कमी की डिग्री है, बताता है यह जो एंट्रॉपी रहता है यह बताता है कि जो एंट्रॉपी में परिवर्तन या वृद्धि या कमी है वो बताता है। एंट्रॉपी ऑफ द सॉलिड स्टेट इज लीस्ट। ठोस की एंट्रॉपी सबसे कम होती है, ये बिल्कुल सही है, ठोस की सबसे कम होती है। फिर अगर एंट्रॉपी देखें तो गैस की ठोस से ज़्यादा होती है। अगर गैस की देखें तो क्या होता है, गैस का जो एंट्रॉपी रहता है वह ठोस और द्रव दोनों से अधिक होता है एंट्रॉपी गैस की। और सी ऑप्शन बोले कि एंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रॉपी लगातार बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो वातावरण है ये हमेशा क्या है, कई गैसों का मिश्रण है, और क्या है गैसें क्या होती हैं, एंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है, क्योंकि इधर उधर जाते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर, क्या होता है बीच में घर्षण होता है, घर्षण है फ्रिक्शन है,
तो आपकी जाहिर सी बात है जो एंट्रापी है वह आपकी बढ़ेगी, यानी कि डिग्री ऑफ जो रैंडमनेस है, मतलब इधर उधर मूव करने की जो है प्रक्रिया, वह आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मतलब आपका एंट्रापी इंक्रीज होगा। तो इसका सी आंसर ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत था, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सी आंसर सही है। 191 नंबर क्वेश्चन है, विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। निम्न में से कौन सा समीकरण अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के कुल एंट्रोपी परिवर्तन को प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा होगा एंट्रोपी में परिवर्तन। तो जो आता है एंट्रोपी, आपको पता है कि इरिवर्सिबल साइकिल के लिए जो एंट्रोपी डेल क्यू यही तो रहता है। एंट्रोपी यस इक्वल टू होता है साइकिल में डेल क्यू अपॉन टी रहता है, डेल क्यू बाई टी यही तो रहता है। इसी का मान अगर क्या होता है जीरो से, अगर सॉरी अगर जीरो से कम आ रहा है तब तो यह आपका इरिवर्सिबल होता है, ये तो रहता है आपका। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग ए प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट इज। दो संतुलित अवस्था के बीच के प्रक्रिया में निकाय और परिवेश में एंट्रोपी का बदलाव क्या होता है। तो जो होता है यानी कि द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द टू सराउंडिंग ड्यूरिंग ए प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए अगर वह आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है यानी कि संतुलित अवस्था में है, तो परिवेश में जो एंट्रोपी का बदलाव होता है वह ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के, यानी कि शून्य के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। 193 नंबर क्वेश्चन है कि पानी टरबाइन से बहता है जिसमें घर्षण के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अगर प्रक्रिया के दौरान कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो पानी के एंट्रोपी में बदलाव क्या होगा। तो जो पानी के एंट्रोपी में बदलाव होगा वह होगा 0.0687 होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी होता है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डी एस का मान निकालने के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन तो क्या होगा, हम लोग इसका साइक्लिक इंटीग्रल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी डी टी क्यू इक्वल टू क्या होता है एम सी डेल्टा टी होता है। यम अगर द्रव्यमान आप एक मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, तो सी डेल्टा टी हो जाएगा। तो सी क्यू इक्वल टू आपको पता है ना एम सी डेल्टा टी होता है, एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी जो आप पढ़े थे हाई स्कूल इंटर में, वही है एम सी डेल्टा टी होता है। तो यम आपको वन लेना है क्योंकि एकांक मान लेंगे। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो सी डेल्टा टी अपॉन टी, तो इसका लाग लेंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू आ जाएगा आपका कि सी लाख टी टू अपॉन टी वन। यहाँ पे सबका मान रख देंगे टी टू अपॉन टी वन का, तो आपको जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा वह आपका निकल जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस अंडरगो बाय ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। प्रतिवेश में किसी निकाय द्वारा की गई प्रक्रिया की अपरिवर्तनीय की मात्रा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह जो निर्धारित किया जाता है आपका एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है यह लगातार बढ़ती रहती है। आपको भी पता होगा, हमने बताया था। थ्योरी भी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो थ्योरी जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्योरी भी। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए कि परिवेश में किसी निकाय द्वारा की गई प्रक्रिया की अपरिवर्तनीय की मात्रा ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि द्वारा निर्धारित की जाती है। एक विलग निकाय की एंट्रोपी या तो बढ़ती है या तो नियत रहती है, अतः इस सिद्धांत के अनुसार यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। 195 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में कमी का सही क्रम क्या है। तो एंट्रोपी में देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो ठोसों की जो एंट्रोपी रहती है
इसकी एंट्रापी कम होती है। फिर इससे ज़्यादा एंट्रापी रहता है आपका द्रव का। फिर सबसे ज़्यादा जो एंट्रापी रहता है वह रहता है आपका गैस का। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा एंट्रापी आपका गैस का, फिर उससे कम क्या आ जाएगा द्रव का, और फिर इससे कम आपका रहेगा ठोस का। 196 नंबर क्वेश्चन है, द एंट्रापी ऑलवेज इंक्रीज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इट इज। एक वियुक्त निकाय के लिए एंट्रापी में वृद्धि होती है और जब संतुलन तक पहुंच जाए तो एंट्रापी क्या होती है। ऑप्शन है मैक्सिमम, सेम एज द इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट, मोर देन इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट, डी है आपका जीरो। तो एक वियुक्त निकाय के लिए एंट्रापी में जो वृद्धि होती है और जब एक संतुलन तक पहुंच जाती है तो जो एंट्रापी रहती है वह आपका मैक्सिमम होता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा मैक्सिमम। एंट्रापी में परिवर्तन ऊष्मा स्थानांतरण पर निर्भर करता है और जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है उसमें एंट्रापी का परिवर्तन शून्य होता है। और एक विद्युत निकाय के लिए, वियुक्त निकाय के लिए जो एंट्रापी में वृद्धि होता है और जब संतुलन तक पहुंच जाता है तो एंट्रापी अधिकतम हो जाती है। 197 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिलेशन रिप्रेजेंट एन इरिवर्सिबल एंड पॉसिबल प्रोसेस। कौन सा संबंध इरिवर्सिबल और पॉसिबल प्रोसेस के लिए सही है आपको बताना है। तो आपका क्या है कि जो डेल क्यू अपॉन टी होता है यह आपका इरिवर्सिबल के लिए होता है, और ये जो पहला है आपका ए ऑप्शन यह आपका रिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है, और ये जो बी ऑप्शन है यह आपका इम्पॉसिबल होता है, और तीसरा तो आपका है रिवर्सिबल साइकिल। आपको यही बताना था कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए कौन सा है। 198 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंट्रापी इज ट्रू। निम्नलिखित कथन में से एंट्रापी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है मिनिमम एंट्रापी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग, यानी कि न्यूनतम एंट्रापी तब देखी जाती है जब निकाय आसपास के साथ साम्यावस्था में हो। तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन। देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि परम शून्य ताप पर ठोस घोल की एंट्रापी गैर शून्य है, यानी कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द सॉलिड सॉल्यूशन हैव नॉन जीरो एंट्रापी। ये भी गलत है। कह रहा है तीसरा कि सबस्टेंस इन सॉलिड फेज हैज़ द लीस्ट एंट्रापी, यानी कि ठोस चरण में पदार्थ की न्यूनतम एंट्रापी होती है। बिल्कुल, ठोस में जो एंट्रापी रहती है न्यूनतम होती है, इससे ठोस से ज़्यादा द्रव में होती है, द्रव से ज़्यादा गैस में होती है। तो ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 199 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज। देखिए डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो रहता है यह आपका एंट्रापी को ही बताता है, या हम लोग एंट्रापी को बोल देते हैं कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी आपको कहीं मिल जाएगा। यही चीज़ है कि व्हेन द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज व्हाट इज द चेंज इन एंट्रापी। अगर रैंडमनेस बढ़ रहा है, मतलब जो पदार्थ के कण हैं अगर यह इधर उधर मूव हो रहे हैं तेजी से, तो एंट्रापी क्या होगा। तो क्या होगा, आपका जो एंट्रापी रहेगा वह आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि भाई जो एंट्रापी रहता है यह क्या बताता है कि कौन सा पदार्थ ज़्यादा अस्थिर है। अस्थिर जो रहता है वही आपका क्या रहता है, एंट्रापी का मान बताता है। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज। साइक्लिक देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी का जितने भी साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे वह आपका जीरो ही आता है, यानी कि जो साइक्लिक इंटीग्रल अगर करेंगे आप किसी भी प्रॉपर्टी का तो वह आपका हमेशा जीरो आता है। तो यह आपका ये आंसर से हो जाएगा जीरो, यानी कि शून्य। 201 नंबर क्वेश्चन है, एंट्रापी चेंज डिपेंड ऑन। देखिए जो एंट्रापी चेंज क्या है कि किस पे निर्भर करता है आपको बताना है। तो जो एंट्रापी चेंज रहता है यह सिर्फ और सिर्फ हीट पर निर्भर करता है, हीट ट्रांसफ़र पर निर्भर करता है। अगर आप हीट देंगे किसी को तो उसकी एंट्रापी बढ़ेगी, हीट अगर सिस्टम से निकालेंगे तो उसकी एंट्रापी घटेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है
हीट ट्रांसफर, यह सिर्फ हीट ट्रांसफर पर निर्भर करता है, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण पर। हीट देंगे तो पॉजिटिव एंट्रॉपी होगी, हीट अगर निकालेंगे तो नेगेटिव एंट्रॉपी होगी। 202 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर द एंट्रॉपी जनरेशन। एंट्रॉपी उत्पादन समीकरण के लिए कौन सा कथन सही है? तो एंट्रॉपी उत्पादन के लिए जो सही समीकरण है कि जो सराउंडिंग का एंट्रॉपी होता है यह सिस्टम और यूनिवर्स के एंट्रॉपी के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। सॉरी 202 नंबर का क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं सही होगा। कह रहा है कि ट्रू फॉर द एंट्रॉपी जनरेशन। एंट्रॉपी जनरेशन की बात कर रहा है तो जो यूनिवर्स का एंट्रॉपी अगर आपको टोटल निकालना है, देखिए जैसे ये हमारा पृथ्वी है, अब इसका हमको निकालना है अगर यूनिवर्स का, तो क्या करना पड़ेगा, जो हम जहाँ पे हैं वहाँ का सिस्टम का मतलब ये है, फिर उसके आसपास का जो वातावरण रहता है उसका, इन दोनों को ये को बराबर अगर हम योग कर लें तो ये आपका यूनिवर्स के एंट्रॉपी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका ए आंसर सही होगा, बी आंसर नहीं सही होगा। तो ए ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, जो यूनिवर्स की एंट्रॉपी है वह सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रॉपी के योग के बराबर होता है। 203 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सिस्टम which change as the heat is supplied to the working fluid in a reversible manner is known as। कार्यात्मक द्रव में प्रतिवर्ती तरीके से ऊष्मा की आपूर्ति होने पर कार्य कर रहे निकाय का ऐसा स्वभाव जो बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेंज होगा, तो अब जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी को हीट देंगे तो एंट्रॉपी ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंट्रॉपी, हीट देने से आपका एंट्रॉपी चेंज हो जाएगा, मतलब हीट देंगे तो एंट्रॉपी बढ़ेगी, हीट निकालेंगे तो एंट्रॉपी घटेगी। 204 नंबर क्वेश्चन है, इफ द एंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज व्हाट दिस डिपिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोसेस। यदि ब्रह्मांड की एंट्रॉपी कम हो जाती है तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या दर्शाया जाता है? तो इस प्रक्रिया के बारे में यही दर्शाया जाता है, यह आपका इम्पॉसिबल है कि क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रॉपी कभी भी नहीं घटेगी, यूनिवर्स की एंट्रॉपी हमेशा और हमेशा बढ़ेगी, यही आपको बताया गया है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे वातावरण में हमेशा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा मतलब जान रहे हैं आपका एनर्जी जो रहेगा, एंट्रॉपी हमेशा बढ़ेगी, सदैव एंट्रॉपी बढ़ेगी, कमी कभी नहीं हो सकता है। दो सौ पाँच नंबर क्वेश्चन है, चेंज इन एंट्रॉपी ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज गिवन बाय द रिलेशन। लगातार दबाव प्रक्रिया के दौरान एंट्रॉपी में परिवर्तन का संबंध किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है एंट्रॉपी में परिवर्तन का जो संबंध है, यह दिया जाता है आपका कि mCp log T2/T1 से दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि mCp log T2/T1। 206 नंबर क्वेश्चन है, For a thermodynamic process to be reversible, the temperature difference between hot body and working substance should be। एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया के उत्क्रमणीय होने के लिए गर्म वस्तु और कार्यात्मक पदार्थ के बीच तापमान में अंतर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है शून्य, मिनिमम, मैक्सिमम, इन्फिनिटी। तो एक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया के उत्क्रमणीय होने के लिए गर्म वस्तु और कार्यशील पदार्थ के बीच का जो तापमान में अंतर होना चाहिए वह आपका शून्य होना चाहिए, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए फ्लूइड एट 100 के केल्विन इज 2560 किलो जूल पर केजी। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रॉपी एसोसिएटेड विद द इवेपोरेशन। 100 केल्विन पर एक द्रव की वाष्पन गुप्त ऊष्मा 2560 किलो जूल पर केजी है, वाष्पन से संबद्ध एंट्रॉपी परिवर्तन क्या होगा? यह जो एंट्रॉपी परिवर्तन होगा यह होगा 25.6 किलो जूल पर केजी केल्विन होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो एंट्रॉपी परिवर्तन होता है ds इक्वल टू, यह होता है आपका डेल क्यू अपॉन टी। अब डेल क्यू का मान दिया है आपका 2560, टी का मान दिया है 100,
तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा ds का मान आ जाएगा 25.60 किलो जूल पर केजी केल्विन। 280 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, कह रहा है कि जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है यह क्या दर्शाता है। तो ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम रहता है यह है एन इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति का स्वतंत्र नियम होता है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का स्वतंत्र नियम भी कहते हैं। और इसे जानते हैं किसने दिया था, नरस्ट ने दिया था, NERNST। ये जो थर्ड नियम दिए थे नरस्ट ने दिया था, NERNST, इन्होंने ही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम दिया था। 209 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन ए प्रोसेस अंडरगोज ए कंप्लीट साइकिल देन द चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी, जब कोई प्रक्रिया एक पूर्ण चक्र से होकर गुजरती है तो उत्क्रम माप में परिवर्तन क्या होता है। तो पता है कि अगर वह कंप्लीट साइकिल है तो जो एंट्रोपी है वह आपका एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, शून्य आप कहाँ मिल रहा है, वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 210 नंबर क्वेश्चन है, आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड फ्लो, नन ऑफ दीज। जो आइसेंट्रोपिक फ्लो रहता है यह आपका रहता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, इसका ए आंसर से हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। 211 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सभी अप्रतिवर्ती प्रक्रियाओं में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है। तो जो सभी अप्रतिवर्ती प्रक्रिया रहती है उसमें जो सिस्टम की एंट्रोपी रहती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो रहता है एंट्रोपी का मान क्या होता है, यह हमेशा और हमेशा आपका इंक्रीज करता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा इंक्रीज। 212 नंबर का क्वेश्चन है, the entropy of a working substance which increase or decrease according to the heat supplied or removed in a reversible manner is called, कार्यशील पदार्थ का वह गुण जो ऊष्मा की आपूर्ति और निष्कासन के अनुसार प्रतिवर्ती तरीके से घटता या बढ़ता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका एंट्रोपी कहलाता है, जिसका बी आंसर से हो जाएगा एंट्रोपी। एंट्रोपी ऊष्मा देने पर बढ़ती है और एंट्रोपी ऊष्मा निकालने पर घटती है। 213 नंबर का क्वेश्चन है, when two gases suddenly mixed up with each other then resultant entropy of the system will, जब दो गैस अचानक आपस में मिलती हैं तो उनकी कुल एंट्रोपी क्या होती है। तो देखिए जब दो गैसें आपस में अचानक मिलती है तो जो इनकी एंट्रोपी रहेगी वह बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज कर जाती है। कैसे, तो देखिए जब दो गैस अचानक आपस में मिलती हैं तो जो उनकी एंट्रोपी रहेगी वह बढ़ेगी। किसी पदार्थ की एंट्रोपी एक मात्रात्मक ऊष्मीय गुण है जो ऊष्मा देने पर बढ़ती है। एंट्रोपी में परिवर्तन ऊष्मा स्थानांतरण पर निर्भर करता है। जब एक विलग निकाय की एंट्रोपी या तो बढ़ती या तो नियत रहती है, इस सिद्धांत के अनुसार यूनिवर्स की जो एंट्रोपी रहती है वह बढ़ती है। 214 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, उपरोधी प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है। तो कह रहा है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या रहता है, देखो आप लोग जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस रहता है इसे हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या रहता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं बदलता है, मतलब आपका एंथैल्पी नहीं बदलता है, मतलब एंथैल्पी जो रहता है यह आपका कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की एंथैल्पी आपका कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे देख यही बोला है कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है उपरोधी प्रक्रम, इसी को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी रहती है यह आपका नहीं बदलता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। थ्रॉटलिंग प्रक्रिया है क्या कि जब किसी तरल का प्रवाह बहुत पतली छिद्र जैसे कि ऑरिफिस हो गया आंशिक रूप से खुले वाल्व द्वारा कराई जाती है तो तरल के दाब में अपार कमी होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जो एंथैल्पी रहता है यह आपका कांस्टेंट रहता है। तो देखिए जब एंथैल्पी देखिए कि डी एच इक्वल टू जीरो यानी कि एच टू माइनस एच वन इक्वल टू जीरो तो एच वन इक्वल टू एच टू, यानी कि आपका एंट्रोपी क्या है
कांस्टेंट, सॉरी एंथैल्पी आपका कांस्टेंट है। 215 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए क्लोज सिस्टम इज अंडर गोइंग ए इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन शायद आ चुका था, दोबारा रिपीट हुआ है। तो क्या है कि क्लोज सिस्टम के लिए अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का मान जो होता है वह हमेशा इंक्रीज करेगा, तो मस्ट इंक्रीज यानी कि बढ़ना चाहिए। यही आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन है, थ्रॉटलिंग ऑपरेशन अकर्स इन। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो ऑपरेशन जो रहता है यह कहाँ पर होता है आपको बताना है। जो थ्रॉटलिंग ऑपरेशन होता है यह आपका एक्सपेंशन वाल्व में होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाए, सॉरी बी आंसर सही हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व में। देखिए थ्रॉटलिंग जो रहता है ऑपरेशन में क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व में होता है। जो थ्रॉटलिंग ऑपरेशन रहता है यह एक्सपेंशन वाल्व में होता है। इवेपोरेटर से निकलते समय रेफ्रिजरेंट को ऊष्मा मिलती है, परंतु कंप्रेसर में इसका तापमान बढ़ जाता है। दो 217 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द वेट स्टीम फ्लो थ्रू ए थ्रॉटल वाल्व एंड रिमेन्स वेट एट एग्जिट। एक गीली स्टीम थ्रॉटल वाल्व के थ्रू निकलती है और निकासी पर भी गीली रहती है। तो यहाँ पे है कि इट्स टेम्परेचर एंड इक्वलिटी इंक्रीज, ये गलत है। बी कह रहा है कि इट्स टेम्परेचर डिक्रीज बट क्वालिटी इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जब गीली भाप थ्रॉटलिंग वाल्व के पाइप से निकलती है तो इसका जो तापमान रहता है यह घटता है, लेकिन जो क्वालिटी रहती है वह बढ़ती है। 218 नंबर क्वेश्चन है कि अवेलेबिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो अवेलेबिलिटी जो फंक्शन होता है उससे हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। तो जो अवेलेबिलिटी फंक्शन रहता है उससे हम लोग व्यक्त करते हैं ए इक्वल टू यू प्लस पी नॉट यू माइनस टी ए नॉट एस। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 45 किलो जूल, द प्रोसेस इज। स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा किया गया कार्य 45 किलो जूल है, यह प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कार्य कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग एक पढ़े थे कि कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका जिसमें यानी कि आइसोक्रोज प्रोसेस में आपका जो वर्क डन रहता है यानी कि स्थिर आयतन में आपको वर्क डन 0 प्राप्त होता है, क्योंकि आयतन आपका बदल नहीं रहा है, फिक्स है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि आयतन तो स्थिर है मगर फिर भी कार्य हो रहा है। तो मतलब समझ जाइए क्या है, आपका ओपन सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, पॉसिबल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यह ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा किया गया 45 किलो जूल है, यह प्रक्रिया संभव उत्क्रमणीय प्रक्रिया यानी कि पॉसिबल जब प्रक्रिया खुला निकाय पर आधारित होती है, यानी कि यह आपका जो रहता है यह आपका ओपन सिस्टम पर आधारित है। क्लोज सिस्टम यह पॉसिबल नहीं है मगर ओपन सिस्टम में आपका पॉसिबल है। 220 नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी यानी कि आपका एंट्रोपी की बात कर रहा है। तो सेज दैट अनअवेलेबल एनर्जी इज ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू। ऊर्जा के अवपतन का नियम कहता है कि अप्राप्य ऊर्जा धीरे धीरे निम्न कारणों से घटती है। तो ऊर्जा जो घटती है यह क्या है, उत्क्रमी प्रक्रमणों के बढ़ने से घटती है, यानी कि इंक्रीज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कौन सी एक उत्क्रमणीयता की शर्त नहीं है। ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये बिल्कुल सही है कि थर्मो की अगर आपको रिवर्सिबल कंडीशन जो रहता है वह रहता है कि आपका उसमें गति की साम्यावस्था में हो यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, और वह क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस से गुजरता हो, और वह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। ये दोनों है, ये भी सही है। और कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट यानी कि क्षयिक प्रभाव की उपस्थिति, नहीं ये नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि आपका क्वैसी प्रोसेस, तो बिल्कुल सही है चौथा कि आपका क्वैसी स्टैटिक से आपका गुजरना चाहिए। क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस होता है आपका
रिवर्सिबल प्रोसेस जो रहता है। तो यहाँ पे पूछे कौन सा गलत है या शर्त नहीं है, तो वह आपका सी वाला शर्त नहीं है, बाकी और तीनों शर्त हैं। 222 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंक्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट, किसी सिस्टम के एंट्रॉपी में वृद्धि क्या प्रस्तुत करता है। तो किसी सिस्टम के एंट्रॉपी में वृद्धि प्रदर्शित जो करता है वह बताता है आपका डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की कमी को बताता है। इसका डी आंसर से हो जाएगा ऊर्जा का निम्नीकरण। 223 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज एज द हीट इज सप्लाइड और रिमूव्ड इन ए रिवर्सिबल मैनर नोन एज, कार्यकारी पदार्थ का वह गुण जो ऊष्मा के प्रतिवर्ती तरीके से आपूर्ति करने या हटाने पर बढ़ता या घटता है, क्या कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं कि ऊष्मा के बढ़न के आपूर्ति करने से बढ़ता या घटता है। तो क्या भाई ऊष्मा देने से क्या बढ़ घट सकता है, वही आपकी एंट्रॉपी की तो बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर से हो जाएगा एंट्रॉपी। अगर आप क्या करेंगे, हीट देंगे तो आपकी एंट्रॉपी बढ़ेगी, हीट निकलेंगे तो एंट्रॉपी घटेगी। 224 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एंट्रॉपी एट 0 डिग्री केल्विन इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पे गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बात करें कि ये 0 डिग्री केल्विन है, ये केल्विन बना लीजिए, सेल्सियस नहीं रहेगा। तो 0 डिग्री केल्विन पर एंट्रॉपी का जो मान होता है वह आपका 0 रहता है। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से किसी पदार्थ की जो एंट्रॉपी रहता है वह 0 डिग्री यानी कि परम शून्य ताप पर शून्य होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं होता है, 0 डिग्री केल्विन संभव नहीं होता है। 0 डिग्री केल्विन पर एंट्रॉपी को शून्य माना जाता है और इस तापमान के परिवर्तित होने पर एंट्रॉपी भी परिवर्तित रहती है। एंट्रॉपी निकाय की ऊष्मा पर निर्भर करता है। When a liquid boils at constant pressure, the following parameter increase. जब एक द्रव समान दाब पर उबलता है तो निम्न में से किस प्राचल में वृद्धि होगी। तो देखिए भाई, अगर द्रव उबल रहा है तो उसकी एंट्रॉपी बढ़ेगी, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा एंट्रॉपी बढ़ेगी। 226 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रोसेस अकर स्पॉन्टेनियसली इफ इट्स एंट्रॉपी, एक प्रक्रिया स्वेच्छा स्पॉन्टेनियसली होती है यदि एंट्रॉपी है। क्या होगा कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर वह स्पॉन्टेनियसली है तो इसकी जो एंट्रॉपी है यह आपकी एंट्रॉपी का होगा बढ़ेगा। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा यदि कोई एक प्रक्रिया स्वेच्छा से हो रही है, यानी कि स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो क्या हो, यानी कि मुक्त प्रसार है। स्वेच्छा से जो होता है वह आपका मुक्त प्रसार होता है, आप उसे करते नहीं है, वो अपने स्वेच्छा से हो रहा है, यानी कि आपका क्या है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस की बात कर रहा है। तो क्या होता है, इसके लिए अपरिवर्ती प्रक्रिया है, और किसी भी अपरिवर्ती प्रक्रिया के लिए यदि ऊष्मा का लेन देन शून्य हो तो उसकी एंट्रॉपी बढ़ती है। अपरिवर्ती प्रक्रिया के लिए हमेशा एंट्रॉपी का मान जो रहता है वह आपका बढ़ता है। 227 नंबर क्वेश्चन है, एंट्रॉपी इज ए मेजर ऑफ, एंट्रॉपी किसका मेजर करता है। तो एंट्रॉपी जो रहता है वह आपका डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बताता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा ऊर्जा का निम्नीकरण, या आपको मिल जाएगा अपक्रिया की डिग्री, यानी कि रैंडमनेस ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। 228 नंबर क्वेश्चन है, चेंज ऑफ एंट्रॉपी डिपेंड अपॉन, एंट्रॉपी किस पर निर्भर करता है। तो एंट्रॉपी में परिवर्तन जो निर्भर करता है यह सिर्फ और सिर्फ आपका हीट पे निर्भर करता है, यानी कि चेंज ऑफ हीट, हीट देंगे तो एंट्रॉपी बढ़ेगी, हीट निकाल लेंगे तो एंट्रॉपी घटेगी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ए कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड 600 केल्विन इफ इंजन प्रोड्यूस 600 किलोजूल ऑफ वर्क, व्हाट इज द एंट्रॉपी चेंज ड्यूरिंग द हीट एडिशन इन किलोजूल पर केल्विन। तो एक कार्नोट इंजन 300 केल्विन और 600 केल्विन के तापमान के बीच काम करता है। अगर इंजन 600 केल्विन कार्य उत्पन्न करता है तो ऊष्मा देने के दौरान किलोजूल पर केल्विन में एंट्रॉपी में परिवर्तन क्या होगा। यह जो एंट्रॉपी में परिवर्तन होगा यह आपका होगा 2। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा 2।
कैसे होगा, आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी गैस या भाप को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी एंट्रॉपी में परिवर्तन होता है। माना किसी गैस के इकाई भार को टी ताप पर डेल्टा क्यू ऊष्मा स्थानांतरित की जाती है और एंट्रॉपी में परिवर्तन तब क्या होगा, आपका डेल क्यू अपॉन टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो हार्ड बॉडी है, हार्ड बॉडी को जो टेम्परेचर दिया है आपका 600 केल्विन है, और जो कूलिंग बॉडी है या कोल्ड बॉडी है वो उसका टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। और जो कह रहा है जो वर्क दे रहा है हीट इंजन है जो, वह आपका 600 कुली जूल है। तो इससे हम लोग कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 - 300/600, यानी कि इफिशियंसी आ जाएगा आपका 50%। जब 50% आ गया तो यहाँ पे आप क्यू आर इक्वल टू निकालेंगे तो 600 × 2 हो जाएगा, यानी कि 1200 हो जाएगा। और अगर इसी को रिजेक्शन करेंगे तो 1200 - 600 यानी कि 600 किलो जूल। एंट्रॉपी में परिवर्तन डेल क्यू अपन टी होता है, तो इससे निकालेंगे तो 2 किलो जूल पर केल्विन आ जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन है, चेंज ऑफ एंट्रॉपी डिपेंड अपॉन। तो एंट्रॉपी चेंज किस पे निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, तो आपको भी पता होगा कि एंट्रॉपी चेंज जो रहता है यह निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफ़र पर या चेंज ऑफ हीट पे। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रॉपी चेंज इन। तो भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रॉपी क्या होता है, आपका हमेशा बढ़ता है। या बात करें कि जो डेल क्यू अपॉन टी का मान रहता है, डेल क्यू अपॉन टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी, यह आपका क्या होता है, जीरो से क्या होता है, कम। या इसे क्या बोलते हैं, एंट्रॉपी जो रहता है डेल क्यू अपॉन टी कम होता है, एंट्रॉपी का मान कम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका कि जो डेल क्यू अपॉन टी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रॉपी चेंज होगा वह डेल क्यू अपॉन टी से कम होगा। 232 नंबर क्वेश्चन है, द चेंज इन एंट्रॉपी इज जीरो ड्यूरिंग। निम्न प्रक्रिया में एंट्रॉपी का परिवर्तन शून्य होता है। तो किस प्रक्रिया में एंट्रॉपी में चेंज शून्य होता है, तो वह कौन सा प्रोसेस है, आपका रहता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका एंट्रॉपी जो रहता है, एंट्रॉपी चेंज वह आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि शून्य रहता है। 233 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स। किसी तंत्र के उत्क्रम माप एंट्रॉपी के बढ़ने से क्या तात्पर्य है। तो किसी तंत्र के उत्क्रम यानी कि एंट्रॉपी के बढ़ने से तात्पर्य है कि आपका डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का घटना या निम्नीकरण होता है। 234 नंबर क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टेम्परेचर एंट्रॉपी डायग्राम इज गिवन बाय। एक स्थिर आयतन की लाइन का ताप एंट्रॉपी आरेख पर प्रवणता को व्यक्त किया जाता है। यह जो व्यक्त किया जाता है, यह किया जाता है प्रवणता को टी बाई सी वी से व्यक्त किया जाता है। इसका डी आंसर से हो जाएगा टी बाई सी वी। यहाँ पे देखिए कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन डी टी अपॉन डी एस, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे वी है, इक्वल टू टी अपॉन सी वी होता है। 235 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया अंडर द टी एस डायग्राम कर्व एट एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट। तो कह रहा है कि अगर जो टी एस डायग्राम होता है उसके नीचे का जो एरिया रहता है वह क्या बताता है। यह जो बताता है यह आपका हीट एब्जॉर्ब एंड रिजेक्टेड को बताता है, यानी कि ऊष्मा अवशोषण या निष्कासन को बताता है। और अगर बात करता है कि पीवी डायग्राम के एरिया का जो नीचे का क्षेत्रफल रहता है वो क्या बताता है, तो वह आपको वर्क डन बताता है। टीएस डायग्राम के नीचे का एरिया आपका हीट बताएगा और पीवी डायग्राम के नीचे का जो एरिया रहेगा वह आपका वर्क डन को बताता है, याद रखिएगा इसे। 236 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ है आपका डेल क्यू अपॉन टी फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज। तो सिग्मा डेल क्यू अपॉन टी है जो का मान अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कितना होगा। तो अनुत्क्रमण यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो रहता है एंट्रॉपी का मान वह आपका होता है लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से कम होता है रिवर्सल के लिए। और ग्रेटर देन जीरो जो रहता है वह आपका पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल टू जीरो आपको रिवर्सिबल के लिए होता है और इरिवर्सिबल के लिए आपको पता है कि जीरो से कम होता है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आइडियल गैस एंड गैसियस लॉ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग लाइव आना मत भूलिएगा, डेली 8 बजे। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।